क्या बात है गाइज यार, तुम लोगों के सीए इंटर की फाइनली एग्जाम्स खत्म हो चुकी है एंड मैं समझ सकता हूँ यार इस मोमेंट की। यार तुम कितने दिनों से राह देख रहे थे एंड यार तुम्हारी खुशी जबरदस्त लेवल की होगी। मुझे ये भी पता है कि यार इस मोमेंट पे शायद तुम पढ़ाई की और बातें नहीं करना चाह रहे होंगे, बट ये मेरी ड्यूटी है कि तुम्हारे साथ एक बार इको ऑफ फाइनेंस का पेपर डिस्कस करा जाए। तो यार ये है एक शॉर्ट वीडियो पेपर रिव्यू के बारे में। तो क्या लगता है पिछले अटेम्प्ट के कंपैरिजन में ये पेपर इजी था या डिफिकल्ट? अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि पिछले अटेम्प्ट के पेपर से एक लेवल थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था। बट द गुड पार्ट इज कि इस पेपर में मुझे ऑब्जर्व करने को मिला कि यार न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा दे दिए, तो दैट एड्स टू योर बेनिफिट। तो एक तरफ थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कवरेज बढ़ा के थोड़ा सा इजी कर दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्कोर करना ज्यादा इजी होता है। अब यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे यार हम लोग हमारे क्वेश्चन पेपर को देखना चालू करते हैं। बट मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारा डे 1 सीए इंटर की इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस की क्लास, मैंने तुम्हें एक गारंटी दी थी कि यार ये जो मेरी बुक है, ये जो मेरे नोट्स है 200 पेज के, इसको अच्छे से पढ़ लो। मैं गारंटी देता हूं कि 40 मार्क के क्वेश्चन पेपर में से 35 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्टली इस बुक में से आएंगे। सो देखते हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। देखते हैं कितना यार बुक के बाहर है, कितना मॉड्यूल से आया, कितना इनडायरेक्ट था, पूरा एनालिसिस। सो यहां पे तुम्हारा ये क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेता हूं पहले मैं। सो यार दिस इज द क्वेश्चन पेपर एंड इसका पहला क्वेश्चन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितनी देर मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें सुनाने में लगेगी ना, उससे कम टाइम में तो ये क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी बुक का पेज नंबर 19 पे मिलेगा तुम लोगों को। सो पेज नंबर 19 पे चले जाना हमारे मॉड्यूल में, हमारे नोट्स में। एंड ये जो क्वेश्चन था इसमें एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड दोनों थी, बट इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं यार इतनी मेहनत थोड़ी करवाएंगे तुम लोगों से। उन्होंने सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड पूछा। तो उन्होंने ये जो मैंने लिख रखा है ना, उन्होंने सिर्फ इतनी चीजें दी। एंड ये जो ब्लैक में क्रॉस कर रखा है वो इनकम मेथड की थी, तो उन्होंने दी नहीं। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है यार तुम्हारी झोली में एज इट इज 3 मार्क डाल दिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है रिजर्व मनी का। अगर किसी बच्चे ने न्यूमेरिकल नहीं भी सॉल्व करा चलेगा, अगर उसने सिर्फ फॉर्मूला याद कर लिया होगा ना तो भी उसका काम बन जाता है। तो यार यहाँ पे इन्होंने कुछ डेटा दे रखा है, ये 3-4 चीजें दे रखी है। अब देखते हैं यार पेज नंबर 18 पे, 118 पे इनफैक्ट, क्या ये रिजर्व मनी दिख रहा है तुम लोगों को पेज नंबर 118 पे? तो यार यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 चीजें ऐड करनी। तो उन्होंने हमें 4 चीजें दी जिसमें से हमें 3 चीजें लेनी एंड तुम्हारी झोली में वापस से मार्क्स आ जाएंगे। कितने मार्क्स आ जाएंगे भैया? ये 2 मार्क का था क्वेश्चन बेसिकली। सो यार गाइस यहाँ पे 3 और 2 5 मार्क के न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इन्होंने बोला एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो मेरी बुक का पेज नंबर 192 ओपन कर लो यार। सो यहाँ पे पेज नंबर 192, क्या तुम्हें दिख रहा है ये पूरा डिफरेंस का टेबल? बस यहीं पे वहां पे जाके यही टेबल छापना था। तो उन्होंने पूछा एफडी और एफपीआई का डिफरेंस, ये लो साहब हमारी बुक में रेडीमेड दे रखा है। तो इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने बोला था बस रट्टा मारने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इतनी सारी थ्योरी याद करने में थोड़ा सा यार तुम्हें पेन होगा, पर अगर तुमने कर लिया तो 35 में से 30 मार्क कहीं नहीं गए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द नेम एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी फॉर कॉम्बैटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। यहां पे बस ये ध्यान रखना है बच्चों कि इन्होंने इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कॉम्बैट करने के लिए पूछा है। तो यार हमारे टाइप के 2 टाइप की फिस्कल पॉलिसी होती थी, एक एक्सपांशनरी, एक कॉन्ट्रैक्शनरी। तो जब इकोनॉमी में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है तो यार इकोनॉमी को हम कंट्रोल करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में यहाँ पे हमें डिटेलिंग देनी थी। हमारे बुक के पेज नंबर 91 पे जाना है अपने को। सो यार यहाँ पे ये एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी पूरा, सॉरी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी पूरा दे रखा है और इसी में से सारी चीजें समझानी है। मतलब ये साइड में से मैटर उठा उठा के डालना है, तो तुम्हारा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा बहुत ही इजीली। बस ये है कि याद होना चाहिए, इतना सारा थ्योरी है, अगर एग्जाम में पॉइंट्स नहीं याद रहे तो फिर यार कुछ नहीं हो सकता इसका। तो ये 2 मार्क और हो गए हमारे। फिर एक ये क्वेश्चन है, मतलब सीरियसली ये क्वेश्चन क्यों डाला इंटर लेवल पे? मैं फ्रैंकली बोलूं, अगर 12th क्लास का बच्चा होगा उसको भी मैं ये दे दूं ना तो वो बिना पढ़े इसको कर सकता है यार। ये क्लास 12th का एडीएस का सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। मतलब ये होता है ना जब एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है तो ऐसा स्टेप वर्किंग सिखाते हैं, ये स्टेप वर्किंग है,
इसको क्वेश्चन बोलना तौहीन है। तो ऐसे तो यार इतने क्वेश्चन है, मैंने लिखा भी है, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो यार। हमारे बुक के अंदर जो पेज नंबर 42 है, ये कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, सब इसी टाइप का। ये बेबी स्टेप से, वो तुम ओरली नहीं कर लेते थे, मैं तुमको बोलता था क्वेश्चन करो, तुम बोलता था हो गया, अरे मैंने कहा यार थोड़ा लिख के कर लो यार, थोड़ा सा टाइम ले लो। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। सो अगेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कंटेंट बहुत ज्यादा था इस बार, तो ये 3 मार्क और आ गए यार। फिर एक्सप्लेन द गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर कॉम्बैटिंग मार्केट फेलियर ड्यू टू इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स। पेज नंबर 84 पे जाना। देखो भाई, ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को, गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फेलियर। ये एज इट इज तुम लोगों को ये इतने पॉइंट्स लिखने और तुमको मस्त मार्क्स मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा यार मॉड्यूल का लैंग्वेज तुम लोगों को वहां पे लिखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं यार, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। M1 एंड M4, अरे ये तो जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो मैं तुम लोगों के नाम लेता था ना कि यार ये जो शीतल है अपनी, इससे पूछा कि यार पूरी कंट्री में मनी सप्लाई कितना है, तो इसने बोला C प्लस DD प्लस OD, याद है? तो ये लो भाई, C प्लस DD प्लस OD, तो ये हो गया यार M1, चुटकियों में C प्लस DD प्लस OD खत्म। एंड फिर उसके बाद इन लोगों ने पूछा है M4, तो M4 में क्या होता था M3, M3 में क्या होता था M1 प्लस तुम्हारा टाइम डिपॉजिट। एंड M3 में एक और चीज क्या ऐड होती थी, वो पोस्ट ऑफिस। वो याद है, एक लड़की अपने रात को घर पे गई थी, पापा का कबर्ड खोला, उसमें 500 रुपए मिले थे पोस्ट ऑफिस के। अरे वही वाला है यार। तो ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, ये भी ऐड कर लेना, तो हो जाएगा M4। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, एंड M4 की बात करूं तो M3 में पोस्ट ऑफिस वाला पैसा ऐड कर दो। मैंने ऐसे 3-4 बच्चों का नाम लेके बोला भी था कि लड़कियों में आपस में झगड़ा हो गया, फिर मैं आया था सुलझाने के लिए। पूरा का पूरा तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ अपन ने क्लास में ऐसा करा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये भी मैं न्यूमेरिकली बोलूंगा तो और 3 मार्क का न्यूमेरिकल आ गया। भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए। आई डोंट नो इस बार वेटेज इतना बढ़ा क्यों दिया। एनीवेज, ये जो क्वेश्चन है 2 कंट्री का 2 कमोडिटी है, डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएगा पेज नंबर 142 पे यार। मतलब क्या ही बोलना। और ये भी यार टेक्निकली तो न्यूमेरिकल ही हो गया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट था। यार पेज नंबर सही नहीं जा रहा, क्या बात है। ये देखो, यहां पे सेम ये क्वेश्चन दे रखा है, जहां पे 2 कंट्री है और 2 प्रोडक्ट है, और फिर कुछ कुछ चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो ये सेम चीज हमने क्लासरूम में पूरा डिस्कस करा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन एन इकोनॉमी investment have increased by 5000 crore, the MPC is 0.82, you are required to calculate the total increase in income। shit यार, मतलब ये क्लास 12th लेवल के जो क्वेश्चंस है, ये सी एंटर में क्यों डाल रहे हैं? एंड अगेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यार यार प्रैक्टिकल पूछना था FM में पूछ लेते, इधर क्यों इतना सारा डाल दिया? बट अच्छी बात है, क्योंकि पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने प्रॉपर फॉर्मूला वगैरह लिखा है तो दोस्त। सो ये पेज नंबर 42 जो अभी ओपन करा था, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो। मतलब टेक्निकली तुम्हें पता है, इस पेज पे से 2 क्वेश्चन आ गए, इस पेज पे से 2 क्वेश्चन आ गए हमारे एग्जाम में। बी जो है, डिस्कस द सिमिलैरिटीज बिटवीन फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच एंड कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। हमने ये दोनों की दोनों अप्रोच पूरी थ्योरेटिकली हमारी बुक में पढ़ी है, मुझे तुम्हें पेज ओपन करके प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हमारी मॉड्यूल में या हमारे मटेरियल में कहीं पे भी इसकी सिमिलैरिटी डिस्कस नहीं है। तो यहां पे थोड़ा सा मैं मानता हूं कि इन लोगों ने ट्रिक प्ले करा कि पूछना था तो भाई डिफरेंस पूछते, इन्होंने क्या पूछ लिया, सिमिलैरिटी। तो टेक्निकली दोनों मेथड से या दोनों जो अप्रोच है उसका जो कंक्लूजन है वो सेम है। दोनों का कंक्लूजन क्या है, सेम है। तो टेक्निकली आपको यहाँ पे ब्रीफ में दोनों अप्रोच को एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा खास करके, कोई बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट, क्या ये 5 पॉइंट दोनों के सिमिलर है, ऐसा आंसर नहीं होने वाला। आपको फिशर और कैम्ब्रिज अप्रोच को नॉर्मली एक बार एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में। जब आप एक्सप्लेन करोगे तो सिमिलैरिटी अपने आप बन जाएगी, क्योंकि दोनों मेथड का जो कंक्लूजन है वो सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था जहां पे आपको अप्रोच को एक्सप्लेन करना था। करेक्ट मालिक? ये जो एक क्वेश्चन है इससे मैं नाराज हूं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन जो है ये मॉड्यूल में छाट पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा इंटरनल पॉइंट में से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यार बच्चा इतना भी रट्टा नहीं मार पाएगा। सो मैं पहले ये 2
मार्क का क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई करता हूं। मैं मानता हूं कि अगर तुमने मेरे नोट्स पढ़े होंगे, इनफैक्ट अगर तुमने मॉड्यूल भी पढ़ा होगा, तो ये जो एकदम इंटरनल लाइन में से क्वेश्चन पूछा गया वो हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बनाओ। कोई बात नहीं, अपन 40 में से 35 का टारगेट लेके चल रहे थे। 5 मार्क तो यार इंस्टीट्यूट का भी राइट है ना कि वो थोड़ा बहुत तो यार सीए की एग्जाम में इधर उधर पूछेगा ना। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। भाई कहां जा रहा है इसका लेवल न्यूमेरिकल का। सो यहां पे इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे नोट्स में, पेज नंबर 53 ओपन कर लेना। उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एज इट इज है। इनफैक्ट उसमें चीजें ज्यादा थी, इसमें तो कम दे रखी है। उसमें ज्यादा चीजें मेंशन थी, इसमें तो कम दे रखी है। और इसका तो हमने पूरा बड़ी इक्वेशन बना के सॉल्व करा था। तुम्हें याद है प्रेम की इक्वेशन बनाई थी, ऑटोनॉमस फ्रेम प्लस एमपीसी ऑफ प्रेम इनटू द वो क्या था अपना पैम्परिंग, याद है प्रेम की इक्वेशन। तो ये उसी इक्वेशन से सॉल्व होगी। हाँ, मैंने तुम्हें एक ट्रेड मल्टीप्लायर का अलग से एक फॉर्मूला लिखवाया था, हमारे नोट्स में जो मिसिंग था, मतलब होता है ना टाइपिंग में छूट गया था, तो वो अलग से लिखवाया था जिसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो अपन ने क्लास में ये कवर करा था फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तुम्हारा हैंड रिटन फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा। एंड ये मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है उस चैप्टर का। तो मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन दिए थे, आई गेस 16 और 17 या 17 और 18। उन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके ये क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अपने नोट्स में देखना तो पेज नंबर 53 पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन। नाउ दिस इज व्हाट आई लाइक। हम लोगों ने मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो बैंक का था वो पढ़ा था 1/CRR। हमने पूरा उसका टेबल करा था, पेज नंबर 121 पे मिल जाएगा तुम लोगों को। सो ये क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर बाय बैंक, हमने पूरा ऐसा टेबल बना के पढ़ा था। एंड मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा था कि यार 1/CRR करोगे तो आ जाएगा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू। इसको प्राइमरी डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कर लो तो पता चल जाएगा कि पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा जनरेट हुआ। तो इसी के ऊपर प्रैक्टिकली पूछा। देखो ये जब टॉपिक मैंने एक्सप्लेन करा था तो मैंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करा था, बट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड वाज कि इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आएगा, बट इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल दिया। तो कोई बात नहीं, इसके अंदर करना सिर्फ क्या था 1/CRR। तो 1/20% करोगे तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा। 50,000 में 5 मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर 2 मार्क। एंड इसको भी न्यूमेरिकल कैटेगरी में ही डालना पड़ेगा। तो तुम देख रहे हो इको फाइनेंस जो थ्योरी हुआ करता था वो ऑलमोस्ट 20 से 25 मार्क्स का तो क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। फिर इन्होंने एक थ्योरी डाली कि इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेटर देन द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो यहाँ पे 2 पार्ट में आंसर होगा। एक तो पहले आपको जीएटीटी की बुराई करनी पड़ेगी जो आई गेस पेज नंबर 162 पे हमारी बुक में, एंड फिर डब्ल्यूटीओ की तारीफ करनी पड़ेगी जो यार पेज नंबर 164 पे। तो जेटीटी की बुराई करना वो भी हमारे उसमें पूरा लिखा हुआ है टॉपिक, पेज नंबर 162 पे जाना। मैं इसे ओपन करके बता देता हूं, चलो। लॉस ऑफ रेलेवेंस, जीएटीटी ने अपनी रेलेवेंस क्यों गवाई, क्यों जीएटीटी को यार डिसकंटिन्यू करा, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने थे कि जीएटीटी इसलिए बुरा है। एंड फिर 164 पेज पे आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ समझाने थे कि डब्ल्यूटीओ इसलिए बेटर था क्योंकि वो सारी चीजें, ये सारी चीजों पे ध्यान दे रहा था। सिंपल। अब ये सबसे हमारा वो टॉपिक नहीं था कि मछलियों का वो, मतलब मछलियों की डेथ हो गई क्योंकि यार फैक्ट्री की चिमनी से या वो जो भी ड्रेनेज था, वेस्टेज था, टॉक्सिक, वो नदी में गया तो किसी की मछलियां मर गई, ये नुकसान हुआ। फिर तुम्हें याद होगा कि यार वो बी हाइविंग का एग्जांपल था हमारे मॉड्यूल में कि बी हाइविंग की वजह से बाजू वाले फार्म में जो फ्रूट्स है उनका आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ गया। टॉपिक का नाम है एक्सटर्नलिटीज। सो यहाँ पे मैं तुम लोगों को लेके जाना चाहूंगा पेज नंबर 62 पे। सो एक्सटर्नलिटी टाइप थी और इसकी मतलब टॉपिक का नाम था एक्सटर्नलिटी। अब इसके अंदर हमारे पास टाइप्स थी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव प्रोडक्टिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। फिर नेगेटिव के था नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। तो ये 4 थे ना, ये 4 वो था ना क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे आपको क्या करना था, इनका एग्जाम्पल पढ़ के बताना था कि ये पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी है या नेगेटिव प्रोडक्शन वो एक्सटर्नलिटी है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन करना था ये सारी चीजों को पढ़ के कि इससे फायदा हुआ या नुकसान, प्रोडक्शन पे हुआ या कंजम्पशन पे हुआ, खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, इसको मैंने ऐसा ग्रीन हाईलाइट क्यों कर रखा है, क्योंकि मेरे हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस नहीं है पर
दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि लो बेटा ये 3 मार्क गिफ्ट में, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इन लोगों ने यार बोला है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया यार 10 करोड़ से एंड टैक्सेस बढ़ गए यार 5 करोड़ से। तो यू मस्ट नो कि यार एडी इज इक्वल टू ए एस होता है, और हम जब 2 सेक्टर इकोनॉमी एज्यूम करते हैं तो ये हो जाता है यार सी प्लस आई और ये हो जाता है सी प्लस एस। पर जब 3 सेक्टर आता है और गवर्नमेंट ऐड हो जाता है तो यार ये हो जाता है सी प्लस आई प्लस जी और ये हो जाता है सी प्लस एस प्लस टी। हमारी बुक में पेज नंबर 50 पे जाना, वहां पे ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। तो यार जैसे ही आप 2 सेक्टर से 3 सेक्टर पे आते हो, तो मैंने क्लास में एक्सप्लेन भी करा था कि डिमांड के अंदर क्या बढ़ गया, गवर्नमेंट का खर्चा, और यार एएस के अंदर क्या बढ़ गया, टैक्सेस। तो बस इसी इक्वेशन में इन दोनों का इंपैक्ट हमें समझाना था, क्योंकि दोनों में 5 करोड़ का डिफरेंस है, तो 5 करोड़ से ओवरऑल जीडीपी को फर्क पड़ना चाहिए। नाउ ये जो है अगेन मैं मानता हूं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, नॉट रियली, क्योंकि आर्बिट्रेज हमारे मॉड्यूल में थ्योरेटिकली एक्सप्लेन्ड है, हमने नोट्स में डिस्कस करा था आर्बिट्रेज। पर एज अ टीचर व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन कि आर्बिट्रेज के ऊपर ये लोग शॉर्ट नोट पूछेंगे। तो मैंने भी जब तुम लोगों को ये आर्बिट्रेज समझाया था, तो मैंने ऐसे ही एक ओरली एग्जांपल ले लिया था कि चलो अच्छा बताओ $1 अगर इतने का है और $1 इतने येन का है, तो बताओ फिर ₹1 कितने येन का है। तो ऐसे मैंने 3 करेंसी ली थी और तुम्ही ने मुझे कैलकुलेट करके दे दिया था। बट ये तो क्या होता है कि यार मुझे लगा था थ्योरी क्वेश्चन आएगा, तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल ऐसे ही बोलते ना हल्का फुल्का एग्जांपल देके टॉपिक खत्म करा दिया। इन लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल दिया, करना वही था जो हमने क्लास में करा था, पर यार हमने नोटबुक में लिख के नहीं करा था। इसलिए मैं ये मानता हूं कि 2 मार्क का लॉस हुआ यार मेरी वजह से, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिकली लिख के करवाया नहीं, भले हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व करा था। अब यहाँ पे जो 2 लाख पाउंड है, इसको आप पहले कन्वर्ट कर लो 1.3 के हिसाब से यूएस में, तो यार 2.6 मतलब $2,60,000 आ जाएंगे। फिर आप इसको कन्वर्ट करो रुपीज में एंड फिर इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो 2,08,000 एंड ऑफ द डे पाउंड आ जाएगा। तो 8,000 पाउंड का हमें आर्बिट्रेज की वजह से फायदा मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी सोचते तो हो जाता, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था और मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखा था तो तुम्हें आता था। वो अलग बात है, मुझे पता है कि प्रतीक सर ने एफएम में ये चीज कराई हुई है, बट अगर इको के पार्ट में ये क्वेश्चन आया और मैंने नहीं करवाया तो आई टेक दिस पंच ऑन मी कि ये 2 मार्क मुझे भी करवाना चाहिए था। प्रतीक सर ने करवाया बहुत अच्छा, मैंने नहीं करवाया, तो ये 2 मार्क मैं मेरे खाते में नहीं डालता हूं। फिर रेपो और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करिए, तो यार 134 पेज पे आ जाओ यार, मतलब ये तो एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेपो और रिवर्स रेपो। अरे चले जा भाई 134 पे चले जा। तो ये रहा रेपो और रिवर्स रेपो का पूरा टेबल। तो अगर इसका इंपैक्ट समझाना है तो इसी टेबल में से तुमको पूरा एक्सप्लेन करना था। तो अगेन आई वुड से कि यार ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था यार। चलो अब आगे आते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी इन द फॉलोइंग केसेस। मैंने इसको ग्रीन हाईलाइट करा है। आउट ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं है, आउट ऑफ बुक बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी बुक में कवर्ड है। बट मैंने इसको फिर भी क्यों हाईलाइट करा, मैंने इसलिए हाईलाइट करा क्योंकि यहां पे बहुत सारा सोचना पड़ेगा कि इतने सारे मेजर में से पॉइंट ए पे कौन सा एप्लीकेबल होगा, एंड इतनी सारी चीजों में से याद है, पर यार केस बी में एग्जैक्टली क्या लिखना है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे मैक्सिमम जो इंडिया के स्टूडेंट्स है उन्होंने फंबल करा होगा, वो लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाए होंगे कि एग्जैक्टली क्या लिखना है। तो यार यहाँ पे इन्होंने बोला सीवियर शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट एक्स इन इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया में कोई एसेंशियल प्रोडक्ट है, उसकी सीवियर शॉर्टेज है। तो जब भी किसी सीवियर मतलब एसेंशियल प्रोडक्ट की सीवियर शॉर्टेज होती है तो हम क्या कराते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट को बढ़ावा देने वाली किसी चीज के बारे में बात करनी थी। तो हमारी बुक के अंदर से ही मिलेगा आंसर। 154 पे चले जाओ, ये जो इंपोर्ट सब्सिडी है ना, ये उसका आंसर है। तो मैंने क्या बोला था, बहुत लंबी लिस्ट है। तुम देखो यहाँ पे 16 ने 17, इस 17 में से हमें आइडेंटिफाई करना था पहली चीज कि एक तो इंपोर्ट को बढ़ाना है, एंड इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए 17 में से कौन सी चीज एप्लीकेबल है वो आइडेंटिफाई करना मुझे लगता है आधे बच्चे नहीं कर पाए होंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए मैंने उसको ग्रीन मार्किंग दी है। सिमिलरली जो इसका बी पार्ट था, एक्सपोर्ट ऑफ वाई इज डिक्रीजिंग, कोई प्रोडक्ट वाई है उसका यार एक्सपोर्ट कम हो रहा है। अब इसके लिए क्या करना है, तो आपको इतनी बड़ी लिस्ट में से ढूंढना है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर सकती है। तो पेज नंबर यार 158 पे आ जाते हैं अपन।
एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, तो एक अलग से टॉपिक है कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या मेजर है, पर हमें वो मेजर ढूंढना है जिससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, कम नहीं होता। भाई इससे कम हो जाएगा, बैन लगा दोगे तो, टैक्सेस लगा दोगे तो कम हो जाएगा, हमें बढ़ाना था तो एक्सपोर्ट सब्सिडी इसका परफेक्ट आंसर है। सो यहां पे भी यार ये कितनी चार चीजें दे रखी है, आपको आइडेंटिफाई करना था कि चार में से ये बी के लिए कौन सा एप्लीकेबल है, क्योंकि चार में से तीन चीजें एक्सपोर्ट को कम करने के लिए था, एक ही चीज ऐसी है जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, और क्वेश्चन में बोला एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं ये प्रॉब्लम है, तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना था। सो यहां पे मैं मानता हूं ओवरऑल कि यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये था तो हमारे नोट्स में से, सारी चीजें नोट्स में से थी, पर सोचना पड़ेगा कि 17 पॉइंट में से कौन सा एक पॉइंट ए में जाएगा एंड चार चीजों में से 4 पॉइंट में से कौन सा बी में जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग खर्च हुआ होगा। एंड मान लो यार किस्मत खराब है, हम वही वाला पॉइंट भूल गए एग्जाम में, तो फिर बच्चे के यार ये 2 मार्क चले जाएंगे। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि 40 में से ये जो एक 2 मार्क का ग्रीन है और एक 3 मार्क का ग्रीन है, 5 मार्क का क्वेश्चन मैं ऐसा मानता हूं जो हमारे नोट्स में था, पर जहां पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। एंड 4 मार्क के क्वेश्चन, एक तो ये आर्बिट्रेज वाला, एंड ये जो मैं थोड़ा सा नाराज हुआ स्टैगफ्लेशन एंड कॉन्टेजियन को देख के कि यार इतना इंटरनली जाके नहीं पूछना चाहिए, थ्योरी सब्जेक्ट में यार बच्चा इतना मगब नहीं कर सकता, तो 2 और 2 4 मार्क का पेपर ऐसा है जो मैं मानता हूं कि यार जो मेरे नोट से बाहर गया होगा, या थ्योरी पढ़ाई और प्रैक्टिकली पूछ लिया। एंड 5 मार्क के क्वेश्चन ऐसे मैं मानता हूं जो हमने क्लास में डिस्कस करा था, पर एग्जाम में वो चीज क्लिक होना, अब मैंने तुम्हें बताया होगा, तुम्हें लगा कि अरे यार शिट इतना सही तो करना था, तुम्हें अब लग रहा है, पर हो सकता है एग्जाम में तुम्हारा दिमाग ना चले। सो ओवरऑल मैं मानता हूं कि यहाँ पे इको ऑफ फाइनेंस में ऑलमोस्ट 33-34 मार्क्स का पेपर हर एक स्टूडेंट अटेंड करके आना चाहिए था। एंड क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि अगर तुमने 34 अटेंड करा है 34 मार्क्स का, तो 34 में से 30 तुम्हें आ जाएंगे, क्योंकि मेजरली जो थे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। एंड यहाँ पे अगर कोई बच्चा यार 28-30 भी स्कोर कर लेता है, एफएम में 30 भी स्कोर कर लेता है, तो यार उसका एग्जाम्शन पक्का है। सो यार इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे ये जो पेपर एनालिसिस वो खत्म करता हूँ। एंड अब यार फुल ऑन मस्ती करना भाई, तुम्हारे पास ये जो टाइम गैप है तुम्हारे रिजल्ट आने के पहले, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरी करना, तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करना। अपने सारे यार बीकॉम बीबीए वाले दोस्त को बोलो कि चल यार कैफे पे चलते, रोज कैफे जाना, सारी मूवी देखना, क्योंकि यार ये जो समय है जैसे ये निकलेगा, भगवान करे तुम्हारा रिजल्ट आए और तुम सब फाइनल में पहुंच जाओ, उसके बाद वापस से हमारे लिए एक तरह से वनवास रहेगा, जहां पे यार फाइनल के लिए हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी रहेगी। सो यार फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट गाइज, एंड सी यू सून, बाय बाय।